हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एपोप्टोसिस के बारे में देख लिया था और ये भी देख लिया था कि किस तरह से एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होने वाले प्रोटीएज, जिसको हम कैस्पेसेस के नाम से भी जानते हैं, वो किस तरह से इनएक्टिव फॉर्म में सेल के अंदर रहते हैं और जब एपोप्टोसिस होनी होती है तो किस तरह से उनका एक्टिवेशन होता है और एक्टिवेशन होने के बाद एपोप्टोसिस को प्रमोट करने के लिए वो क्या क्या फंक्शन करते हैं सेल के अंदर। कुछ कैस्पेसेस जो होते हैं वो डीएनए के थ्रू डीएनए को डाइजेस्ट करवाने का काम करते हैं। कुछ न्यूक्लियर लेमाइना में जो लेमिन्स प्रोटीन होते हैं उनको ब्रेक करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है, भूल जाता है, इसलिए रिवीजन जरूरी है इसका। आज हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस जो आज हमारा पहला टॉपिक है, उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से सेल के बाहर, एक्सट्रिंसिक पाथवे का मतलब है कि सेल के बाहर कोई चीज आ रही है उस सेल को खत्म करने के लिए। ठीक है, सेल के बाहर से कोई चीज आ रही है, सेल के बाहर से कोई चीज क्या आएगी, ठीक है, दूसरी सेल आएगी, फैगोसिटिक सेल आएगी जो एपोप्टोसिस होने वाली सेल को खा जाएगी, जैसा हमने पहले भी बताया था। तो अब ये किस तरह से सेल के अंदर ये सब चीजें एग्जीक्यूट होती है उसको देख लीजिए। ये देखिए, हमने एक सेल बनाई हुई है, ये एक एपोप्टोटिक सेल है, मीन्स इसका एपोप्टोसिस होना है। ठीक है, इस सेल के अंदर अगर इस सेल का एपोप्टोसिस होना होता है तो कुछ हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जिस सेल का एपोप्टोसिस होना होता है वो अपने सेल के सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल को डिस्प्ले करने लगती है, कुछ मॉलिक्यूल को डिस्प्ले करती है। तो उस डिस्प्ले करने की वजह से उसको फैगोसिटिक सेल जैसे मैक्रोफेजेस हुई उसको पहचानती हैं और उसको खा जाती हैं आगे। तो इसके लिए सबसे पहले इस सेल को अपने सरफेस पर, जो एपोप्टोटिक सेल होगी उसको अपने सरफेस पर कुछ ऐसा डिस्प्ले करना होगा, अपने आप को और सारे सेल से अलग शो करना होगा। ठीक है, अपने आप को और सारे सेल से अलग शो करने के लिए वो अपने सरफेस पर कुछ प्रोटीन को डिस्प्ले करना शुरू कर देती हैं। प्रोटीन को डिस्प्ले करती हैं, वो कैसे प्रोटीन होते हैं? रिसेप्टर प्रोटीन। ठीक है, उन प्रोटीन को हम लोग डेथ रिसेप्टर भी कहते हैं और वो बने होते हैं फैस प्रोटीन से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैस प्रोटीन। फैस प्रोटीन किन सेल के सरफेस पर होंगे? जिस सेल की डेथ होनी होगी या एपोप्टोटिक सेल की सरफेस पर फैस प्रोटीन के डेथ रिसेप्टर शो होने लग जाते हैं। ठीक है, अभी इतना ही देखिए, इसके अंदर क्या क्या चीजें मैंने बनाई हुई हैं उसको मैं भी अभी एक्सप्लेन करूंगी। तो ये डेथ रिसेप्टर एपोप्टोटिक सेल की सरफेस पर शो होने लग जाते हैं, चारों तरफ से शो होते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा बनाया है, ये चारों तरफ से शो होते हैं, पूरी तरह से इसको सराउंड कर लेते हैं ये फैस प्रोटीन के डेथ रिसेप्टर। अब क्या होता है, इस तरह से ये सेल पड़ी रहती है। ठीक है, अब क्या होगा, जो किलर लिम्फोसाइट है, किलर लिम्फोसाइट का क्या मतलब है? मैक्रोफेजेस। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिली सब लिम्फोसाइट के ही टाइप होते हैं जो दूसरे सेल को खा जाने का काम करते हैं। ठीक है, ये ऐसी भी सेल को खाने का काम करते हैं जिसमें इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन वाली सेल भी अपने सरफेस पे कुछ अलग टाइप के रिसेप्टर को डिस्प्ले करती हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा वो जो इन्फेक्शन वाली सेल होती है, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, वो सेल भी अपने सरफेस पर कुछ एमएचसी मॉलिक्यूल को डिस्प्ले करती है उस केस में। ठीक है, लेकिन ये एपोप्टोसिस वाली सेल है, ये डेथ रिसेप्टर को डिस्प्ले करेगी फैस प्रोटीन के जो बने होंगे। अब देखिए, इन सारे फैस प्रोटीन को पहचान के आ जाएगी इसके पास किलर लिम्फोसाइट। अब ये किलर लिम्फोसाइट इस वाली सेल से अटैच होगी। अब इसको किल करने के लिए इसको इससे जुड़ना तो पड़ेगा ही, ऐसे तो हवा में तो किल कर नहीं देगी कि यहाँ बैठे बैठे इसको पूरा किल कर दिया, इससे अटैच होना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसके रिसेप्टर से अटैच होने के लिए ये अपने सेल के बाहर में फैस लिगेंड को डिस्प्ले करती है। ये लिगेंड होगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। हम किसी भी रिसेप्टर की अगर बात करते हैं, सेल्फ सरफेस पे जो रिसेप्टर पाए जाते हैं वो किसी ना किसी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करते हैं, और जिस मॉलिक्यूल के साथ ये सेल सरफेस के रिसेप्टर बाइंड करते हैं उस मॉलिक्यूल को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं लीगेंड। ठीक है, ये लीगेंड क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ रिसेप्टर सेल की सरफेस पे होते हैं, वो जिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करते हैं उनको लीगेंड कहते हैं। और ये लीगेंड किसी भी टाइप के हो सकते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के हो सकते हैं, फैटी एसिड के बने हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हो सकते हैं। तो लीगेंड का नेचर कुछ भी हो सकता है।
तो जो किलर लिम्फोसाइट अपने सेल के सरफेस पर फैस लिगेंड का डिस्प्ले करना शुरू कर देती है और ये फैस लिगेंड जो एपोप्टोटिक सेल के फैस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद क्या होता है, इस सेल के अंदर, ठीक है, ये इसके साथ अटैच हो गई, किलर लिम्फोसाइट इसके साथ अटैच हो गई, किसके थ्रू, फैस लिगेंड के थ्रू इसके फैस रिसेप्टर से अटैच हो गई। उसके बाद सेल के अंदर कुछ अडेप्टर प्रोटीन्स होती हैं, जो मैंने ब्लैक ब्लैक बनाया हुआ ये अडेप्टर प्रोटीन है। जब किलर लिम्फोसाइट और इस दोनों सेल का एसोसिएशन हो जाता है ये लिगेंड के थ्रू, तो लिगेंड जो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद ये कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल को अपने पास बुला लेता है। ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया तो इसने कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल को अपने पास बुला लिया, ये एडेप्टर प्रोटीन कहलाती हैं। ये इसके साथ आके अटैच हो गई यहाँ पे और ये खुद भी एक्टिवेट हो गई। एडेप्टर प्रोटीन पहले सेल में ऐसी पड़ी हुई थी, उनका कुछ मतलब नहीं था, लेकिन जब ये फैस रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ फैस लिगेंड के साथ बाइंड होने की वजह से, तो इसने अडेप्टर प्रोटीन को अपने पास बुलाया और उनको भी एक्टिवेट कर दिया। अब ये अडेप्टर प्रोटीन क्या करती है, ये देखिए प्रोकैस्पेजेस है। इस तरह से जो मैंने बनाया है प्रोकैस्पेजेस बनाए हुए, प्रोकैस्पेजेस को एक्टिवेट करने का काम करती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एग्रीगेशन एंड क्लीवेज ऑफ प्रोकैस्पेज 8 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब ये एडेप्टर प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती हैं तो फिर ये जो प्रोकैस्पेजेस हैं उनके एस्पार्टिक एसिड डोमेन को कट करके इनको एक्टिवेट करने का काम करती है। प्रोकैस्पेजेस को कैस्पेजेस में बदलने का काम करती है। कौन, एडेप्टर प्रोटीन। ठीक है, ये देखिए इसमें हमने एक्टिवेट होता हुआ दिखाया है, ये इस तरह से माचिस की तीलियों की तरह हमने दिखाया था प्रोकैस्पेजेस को। और प्रोकैस्पेजेस में से माचिस की तीली का ऊपर काला वाला पार्ट हट गया क्योंकि ये एक प्रोटीएज डोमेन हटेगा एस्पार्टिक एसिड वाला। ठीक है, तभी तो ये एक्टिवेट होंगे। उसके बाद ये एक्टिवेट हो गए तो केवल समझिए माचिस की जो तीली है उसकी डंडी रह गई, ऊपर वाला काला वाला पार्ट रिमूव कर दिया गया और ये एक्टिव कैस्पेजेस हो गए। अब जो एक्सट्रिंसिक पाथवे, मतलब एक किलर लिम्फोसाइट के अटैच होने की वजह से ये सारी चीजें एक्टिवेट हुई ना, मतलब सेल के बाहर से कोई चीज आके इसके अंदर डेथ को प्रोकैस्पेजेस को एक्टिवेट किया है। तो इस तरह से जो कैस्पेज एक्टिवेट होते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं कैस्पेज 8। ठीक है, कैस्पेज 8 नाम देते हैं। तो अभी एक्टिव हो जाएंगे कैस्पेज तो वही सारे काम करेंगे, डीएनए का ब्रेकेज करवाएंगे, न्यूक्लियर लैमिन्स को क्या करवाएंगे, डिसअसेंबल करवाएंगे, और क्या साइटोस्केलेटन को कोलैप्स करवाएंगे। जितने इनके फंक्शन है वो सारे ये परफॉर्म करेंगे और अल्टीमेटली जो सेल होगी वो उसकी एपोप्टोसिस हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इस तरह से ये एपोप्टोसिस हो जाएगी सेल की और इसकी डेथ हो जाएगी। मतलब एक तरह से एक्सट्रिंसिक पाथवे में बाहर से एक किलर लिम्फोसाइट आई और उसने सेल को अल्टीमेटली डेड किया। ठीक है, तो इस तरह से ये पाथवे हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे कहलाता है। और इस पाथवे में जो लास्ट में एक्टिव कैस्पेजेस होते हैं वो कैस्पेज 8 होते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी तो भी आप लोग को क्लियर हो जाएगा। इसी को मैंने इसमें जो बताया आप लोगों को वही यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट्स व्हेन सेल डिस्प्ले डेथ रिसेप्टर ऑन इट्स सरफेस, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर किलर लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइजेस द फास्ट डेथ रिसेप्टर एंड एक्टिवेट इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग कैस्केड टू एक्टिवेट कैस्पेज मॉलिक्यूल एंड एपोप्टोटिक पाथवे। वही चीज लिखी हुई जो मैंने बताई थी। प्रोकैस्पेजेस 8 आर द टारगेट ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इस तरह से जो एक्टिवेट होने वाले कैस्पेजेस होते हैं वो कैस्पेज 8 होते हैं, या हम उनकी जो इनएक्टिव फॉर्म को हम प्रोकैस्पेज 8 भी कह सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर अगर आता है आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे से एक्टिवेट होने वाले कैस्पेजेस कौन से होते हैं, प्रोकैस्पेज 8, प्रोकैस्पेज 9, प्रोकैस्पेज 7, प्रोकैस्पेज 10, ऐसा करके आपके कई सारे ऑप्शन आपको लिखे होंगे। तो आपको याद रखना है एक्सट्रिंसिक पाथवे से कौन सा एक्टिवेट होगा, प्रोकैस्पेज 8। ठीक है, और बाकी काम तो वो वही करेगा जो नॉर्मल एपोप्टोटिक सेल के अंदर होता है। ठीक, वो सब आप लोग को पता ही है। तो ये हो गया हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ये इजी है। अब इंट्रिंसिक पाथवे देख लेते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस, ये बहुत इजी है, एक्सट्रिंसिक पाथवे से भी ज्यादा इजी। इसमें देखिए बाहर से कुछ नहीं आ रहा, उसमें क्या हो रहा था, बाहर से लिम्फोसाइट आ रही थी और पता नहीं क्या क्या अंदर प्रोसेस करवा रही थी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सेल के अंदर ही जो चीज होती है वो उसी से एपोप्टोसिस हो जाती है। सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करती है साइटोक्रोम सी इन साइटोप्लाज्म। साइटोक्रोम सी क्या होता है, साइटोक्रोम सी एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, एक
केमिकल होता है जो रेस्पिरेशन के टाइम पे बनता है, ठीक है, रेस्पिरेशन के टाइम पर ये बनता है साइटोक्रोम सी। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर साइटोक्रोम सी को साइटोप्लाज्म में रिलीज कर रही है, वैसे तो साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होना चाहिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है, तो वैसे इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया ने इसको अगर अपने घर से बाहर निकाल दिया, इसका मतलब ये है कि अब सेल डेंजर में है, अब सेल को सरवाइव करना नहीं है। फाइनली अगर साइटोक्रोम सी को माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दे रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अब उस सेल का बचना जरूरी नहीं है, उस सेल को सरवाइव नहीं करना है। तो अब साइटोक्रोम सी साइटोप्लाज्म में आ जाएगा तो क्या होगा, वो फिर से एक एडेप्टर के साथ बाइंड करेगा, एडेप्टर प्रोटीन के साथ जो साइटोक्रोम सी बाइंड करेगा उस एडेप्टर प्रोटीन का नाम इसमें लिखा बहुत स्पेसिफिक है, APA-F1, ठीक है, APA-F1। इस एडेप्टर प्रोटीन के साथ साइटोक्रोम सी बाइंड करेगा। वैसे तो ये एडेप्टर प्रोटीन सेल में ऐसी पड़ी होंगी इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन जब साइटोक्रोम सी इसके साथ बाइंड करेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगी। उसके बाद अब ये अडेप्टर प्रोटीन एक्टिवेट होंगी तो ये किसको एक्टिवेट करेंगी, प्रोकैस्पेज 9 मॉलिक्यूल को। चीजें जैसे अभी मैंने एक्सट्रिंसिक पाथवे में बताया वही सब चल रहा है एक तरह से, इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल अलग है, इसमें अडेप्टर प्रोटीन का स्पेसिफिक नाम है APA-F1 और ये अडेप्टर प्रोटीन जिस प्रोकैस्पेज को एक्टिवेट कर रही है उस प्रोकैस्पेज का नाम है प्रोकैस्पेज 9 और एक्सट्रिंसिक पाथवे में प्रोकैस्पेज 8 मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर रही थी अडेप्टर, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसमें प्रोकैस्पेज 9 एक्टिवेट होता है, उसके बाद वो सारे वही प्रोसेस करता है, डीएनए डैमेज और अल्टीमेटली एपोप्टोसिस। तो ये हमारा इंट्रिंसिक पाथवे है जिसमें साइटोक्रोम सी रिलीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया से, वो जाके बाइंड करता है अडेप्टर प्रोटीन के साथ APA-F1 और अल्टीमेटली एक्टिवेट किसको करता है, प्रोकैस्पेज 9 को, किस चीज के लिए, एपोप्टोसिस के लिए, ठीक है। ये भी क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत इजी है, ये भी कुछ इसमें बहुत ही मुश्किल की चीज नहीं है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ, अब APA-F1 और प्रोकैस्पेज ये सारी चीजें तो हमें पता चल गया कि एपोप्टोसिस में पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोटीन या एसेसरी प्रोटीन भी होती हैं, ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे में जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होती हैं। किस चीज के लिए, क्यों रिलीज होती हैं, एपोप्टोसिस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। वो कैस्पेजेस को एक्टिवेट करने का काम नहीं करती, वो कुछ और उनका फंक्शन होता है, वही आपको देखना है। तो इसमें वही लिखा है कि अदर कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोटीन्स ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस इज रिलीज्ड बाय इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस जो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टी के फॉर्म में अंदर का पार्ट होता है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से भी कुछ प्रोटीन रिलीज होते हैं, साइटोक्रोम सी तो अंदर से रिलीज हो रहा था, ठीक है, और कुछ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से भी कुछ प्रोटीन रिलीज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के जो कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं अपना एपोप्टोसिस में। और वो सारे एसेसरी प्रोटीन जो साइटोक्रोम सी को माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज कराने में हेल्प करते हैं वो सब BCL2 फैमिली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे एसेसरी प्रोटीन जो साइटोक्रोम सी को माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलवाने का काम करते हैं। क्यों बाहर निकलवाएंगे, क्योंकि सेल को एपोप्टोसिस के थ्रू एपोप्टोसिस की प्रोसेस से गुजरना है, क्योंकि अब उस सेल की कोई जरूरत नहीं है, उस सेल की वजह से डेंजर कॉज हो सकता है बॉडी में, ठीक है। उस सेल को अगर डेथ होना है तो साइटोक्रोम सी को माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज करवाने के लिए जो प्रोटीन हेल्प करते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन BCL2 फैमिली के अंतर्गत आते हैं। अब BCL2 फैमिली एक नई प्रोटीन फैमिली आई है, अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। इंट्रिंसिक पाथवे देखिए इतना ही है, मेन एग्जाम में आएगा तो आप लोग को इतना ही बना दीजिएगा ये पूरा, और 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, इतना ही आपका इंट्रिंसिक पाथवे है। अब जो थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम बता रहे हैं अगर वो याद हो तो अच्छी बात है, वरना इसको ध्यान में रखिएगा। BCL2 फैमिली के प्रोटीन क्या करते हैं, एसेसरी प्रोटीन होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी को रिलीज करवाते हैं, इतना याद हो गया होगा। अब BCL2 फैमिली में 2 टाइप के मेंबर्स होते हैं, एक तो जो इनहिबिट करते हैं एपोप्टोसिस को और दूसरे जो इंड्यूस करवाते हैं एपोप्टोसिस को। तो जो इनहिबिट कराते हैं उनमें BCL-XL प्रोटीन्स होती हैं। BCL-XL प्रोटीन ऐसी प्रोटीन है जो BCL2 फैमिली को बिलोंग करती हैं और ये क्या करेंगी, साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया से जो रिलीज होना, देखिए BCL2 फैमिली में जो
दो तरह की प्रोटीन होती है, एक जो इनहिबिट करती है एपोप्टोसिस को, एक जो इंड्यूस करती है एपोप्टोसिस को, जैसा मैंने आपको बताया। तो इनहिबिट करने वाले में बीसीएल एक्सेल प्रोटीन आती है, ये साइटोक्रोम सी जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होना होता है उसको ये ब्लॉक कर देती है। मतलब जहां बीसीएल एक्सेल प्रोटीन है वहां एपोप्टोसिस नहीं हो रही है। अगर इनका ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है, ओवर एक्सप्रेशन समझिएगा, अगर इनका हो रहा है तो एपोप्टोसिस हो ही नहीं पाएगी। मतलब क्या होगा, कैंसरस सेल में इनका ओवर एक्सप्रेशन होता है, तभी उसकी एपोप्टोसिस नहीं हो पाती है। ठीक है, इनहिबिट रहती है, इसका ओवर एक्सप्रेशन, मतलब एपोप्टोसिस होगी ही नहीं। तो क्या होगा, सेल बहुत ज्यादा नंबर में क्या होगा, एग्जिस्ट करती चली जाएंगी, ट्यूमर कॉज करेंगी। ठीक है, अब कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो एपोप्टोसिस को इंड्यूस करवाती हैं। उसमें क्या आते हैं, बैड प्रोटीन, बैक्स बैक प्रोटीन और बिड प्रोटीन। बिड प्रोटीन कुछ नहीं करती, बस ये बैक और बैक्स को एक्टिवेट करने का काम करती है। बैक और बैक्स का क्या काम होता है, ये साइटोक्रोम सी रिलीज करवाने का काम करती है माइटोकॉन्ड्रिया से। और बैड क्या करती है, बैड क्या, एक तरह से बैड इसको इनहिबिट करने का काम करती है, क्योंकि इसको इनहिबिट करना जरूरी है, क्योंकि एपोप्टोसिस करवाना है, और एपोप्टोसिस को इनहिबिट कर रही है तो इसको भी रोकना जरूरी है। तो जब एपोप्टोसिस होनी होती है तो ये वाली प्रोटीन इसको कंट्रोल करती है, ये प्रोटीन इसको एक्टिवेट करती है, और ये अल्टीमेटली साइटोक्रोम सी को माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज करवाने का काम करती है। तो एक तरह से ये एसेसरी प्रोटीन्स हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट कैस्पेज के एक्टिवेशन में या एपोप्टोसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, लेकिन क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है एपोप्टोसिस को। ठीक है, कहीं ना कहीं। इसके अलावा एक और रेगुलेटर होते हैं आईएपी, जिसको इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस कहा जाता है। ये दूसरी फैमिली होती है, बीसीएल2 फैमिली के मेंबर नहीं होती, आईएपी अलग फैमिली होती है। ये भी क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं एपोप्टोसिस को, आईएपी प्रोटीन। क्यों, रेगुलेट करने के लिए एपोप्टोसिस को। ये क्या करती हैं, बाइंड टू प्रोकैस्पेसिस एंड इनहिबिट देयर एक्टिवेशन। अब ये कैसे इनहिबिट करती हैं, जो प्रोकैस्पेसिस हैं उन्हीं के साथ जाके बाइंड हो जाती हैं, मतलब उनको एक्टिवेट ही नहीं होने देती हैं। ठीक है, प्रोकैस्पेस को जब एक्टिवेट ही नहीं होने देंगी तो कैस्पेज नहीं बन पाएगा, कैस्पेज नहीं बन पाएगा तो एपोप्टोसिस नहीं हो पाएगी, तो अपने आप ही इनहिबिट हो जाएगी। तो आईएपी क्या होती है, इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस, जो कैस्पेज को एक्टिवेट नहीं होने देती है। और बीसीएल2 फैमिली कैस्पेजेस पे कोई वर्क नहीं करती, ये साइटोक्रोम सी रिलीज करवाने का काम करती है। इसमें दो टाइप के मेंबर्स होते हैं, जो एक तो इनहिबिट करते हैं साइटोक्रोम सी रिलीज को, एपोप्टोसिस को इनहिबिट करते हैं, तो उसमें ये मेंबर आते हैं। जो इंड्यूस करते हैं उसमें ये तीन आते हैं, इनका नाम ही अच्छे से सबको याद होना चाहिए। बिड क्या करते हैं, बैक और बैक्स को प्रमोट करते हैं साइटोक्रोम सी रिलीज करने के लिए, और बैड क्या करते हैं, इसको रोकते हैं कि भाई ये अपना फंक्शन करता रहेगा तो एपोप्टोसिस हो ही नहीं पाएगी, तो ये इसको रोकने का काम करते हैं ताकि एपोप्टोसिस हो पाए। तो ये आप एपोप्टोसिस के बारे में कंप्लीट पिक्चर अब आप क्लियर हो गई होगी सबको। ठीक है, ये पूरा एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे हो गया। बीसीएल2 फैमिली मेंबर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रोकैस्पेस 8 और 9 किस किस पाथवे से एक्टिवेट होते भी आपको पता चल गया। इतना ही आप लोग को एपोप्टोसिस में पढ़ना ही बहुत सफिशिएंट है, इतना आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, एपोप्टोसिस की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कितने पाथवे होते हैं उसके, और ये सारी चीजें आप लोग एक बार फिर से रिवाइज प्लीज कर लीजिएगा। ये अच्छे से एग्जाम में मैं चाहती हूँ क्वेश्चन सब लोग करें अगर आता है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।